बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल। हाजिर खिदमत है आपके लिए इमरान सीरीज की कहानी वाइट बर्ड्स का अगला हिस्सा। तो चलिए सुनते हैं। ब्लैक जीरो दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में बैठा एक फाइल के मुताले में मसरूफ था कि फोन की घंटी बज उठी तो ब्लैक जीरो ने चौंक कर फोन की तरफ देखा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2 ब्लैक जीरो ने मखसूस लहजे में कहा, नोट्रॉन बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से नोट्रॉन की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। यस, कोई खास बात? चीफ, पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में इलाका रापोशी है। उसका सरदार जिसका नाम जमान खान मालूम हुआ है, उस सरदार को पाकिस्तान के दरअसल हुकूमत में एक रोड एक्सीडेंट में बाकायदा काफिरिस्तान ने हलाक कराया है। नोट्रॉन ने कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि इमरान ने उसे सरदार जमान खान के बारे में बताया था और इमरान ने यही दानिश मंजिल के फोन पर सर सुल्तान को भी उसके बारे में रिपोर्ट दे दी थी कि सरदार जमान खान हसास असलहा अपने इलाके में मंगवाकर शोगरान के किसी ग्रुप को फरोख्त कर देता है और सर सुल्तान ने कहा था कि वो इस मामले को खुद हैंडल कर लेंगे। और अब नोट्रॉन उस सरदार जमान खान की पाकिस्तान में हलाकत की बात कर रहा था। यहाँ पाकिस्तानी दारुल हुकूमत में कैसे उसे काफिरिस्तान ने हलाक करा दिया और तुम्हें क्या मालूम हुआ? ब्लैक जीरो ने पूछा। मुझे इत्तला मिली है चीफ के काफिरिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक खसूसी सेक्शन का इंचार्ज जिसका नाम रमेश है, खुफिया तौर पर पाकिस्तान गया है और वहाँ कुछ रोज गुजार कर वापस आया है। तो मैंने इस बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। रमेश तो पाकिस्तान से वापस आकर एक क्रीमिया चला गया। वहाँ उसको काफी तवील सरकारी दौरे का प्रोग्राम है। अलबत्ता उसके एक खास आदमी को मैंने अगवा कर लिया और फिर उससे मालूम हुआ कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के एक इलाके रापोशी का सरदार जमान खान काफिरिस्तान के किसी मंसूबे के आड़े आ रहा था, इसलिए सरकारी तौर पर उसे हलाक कराने का फैसला किया गया। और ये रमेश उस सिलसिले में पाकिस्तान गया था और वहाँ उस सरदार जमान खान को हलाक करा के वो वापस आया है। नोट्रॉन ने कहा, सरदार जमान खान उनके किस प्रोजेक्ट के आड़े आ रहा था ये भी तो तुम्हें मालूम करना चाहिए था। ब्लैक जीरो ने सर लहजे में कहा, मैं इस सिलसिले में काम कर रहा हूँ चीफ, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपको इत्तला दे दूं। नोट्रॉन ने जवाब दिया, ये सरदार जमान खान हसास असलहा की स्मगलिंग में मुलव्विस था। वो असलहा वहाँ रापोशी मंगवाकर शोगरान के किसी ग्रुप को फरोख्त करता था। उस सिलसिले में इमरान ने अपने तौर पर काम भी किया था और फिर इमरान की रिपोर्ट पर मैंने सर सुल्तान को ब्रीफ भी कर दिया था, लेकिन काफिरिस्तान के साथ तो उसका कोई ताल्लुक सामने नहीं आया था। ब्लैक जीरो ने कहा, मैं मालूम करता हूँ चीफ के असल सूरत हाल क्या है। नोट्रॉन ने कहा, जल्द अज जल्द मालूम करके रिपोर्ट दो। ब्लैक जीरो ने कहा और उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। PA2 सेक्रेटरी खारिजा। राबिता कायम होते ही दूसरी तरफ से सर सुल्तान के PA की आवाज सुनाई दी। X2 ब्लैक जीरो ने मखसूस लहजे में कहा, यस सर, होल्ड फरमाए सर। PA ने बौखलाए हुए लहजे में कहा, यस सर, मैं सुल्तान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी, आप फोन महबूस करके दानिश मंजिल कॉल करें। ब्लैक जीरो ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 5 मिनट बाद फोन की घंटी बज उठी तो ब्लैक जीरो ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। X2 सुल्तान बोल रहा हूँ, फोन महफूज है। ताहिर बोल रहा हूँ सर सुल्तान, सरदार जमान खान के बारे में मुझे इत्तला मिली है कि वो यहाँ दारुल हुकूमत में एक रोड एक्सीडेंट में हलाक हो चुका है। अच्छा, मुझे तो इत्तला नहीं मिली क्योंकि वो वजारत दाखिला के तहत आता है। सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा, आपने इस सिलसिले में काम करने का इमरान साहब से वादा किया था, इसीलिए मैंने आपको फोन किया है। ब्लैक जीरो ने कहा, हाँ, मुझे इमरान ने तफसीली रिपोर्ट दी थी और मैंने वजारत दाखिला के सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार खान को इस बारे में तफसील बताकर उन्हें हिदायत दे दी थी। यकीनन उन्होंने इस सिलसिले में मुनासिब इक़दामात किए होंगे। जहाँ तक सरदार जमान खान के हलाक होने का ताल्लुक है तो बहरहाल ऐसे हादिसात होते रहते हैं। सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा, जनाब, ये हादिसा नहीं था बल्कि इसे हादिसा जाहिर किया गया है। ब्लैक जीरो ने कहा, क्या कह रहे हो? क्या मतलब? क्यों ऐसा हुआ और तुम इस बारे में इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? सर सुल्तान ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा, इसलिए कि ये इत्तला मुझे काफिरिस्तान से दी गई है। वहाँ की मिलिट्री इंटेलिजेंस के किसी सेक्शन का रमेश नामी आदमी पाकिस्तान आया और फिर वापस चला गया और तहकीक पर मालूम हुआ कि वो यहाँ दारुल हुकूमत में सरदार जमान खान की हलाकत के सिलसिले में आया था। ब्लैक जीरो ने कहा, काफिरिस्तान वालों को क्या जरूरत थी उसे हलाक कराने की? सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में पूछा, यही बात तो मालूम करना थी।
میں نے اسی لیے آپ کو فون کیا تھا تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ نے ایسے کیا اقدامات کیے ہیں جن کی وجہ سے کافرستان کو اس حد تک جانا پڑا۔ بلیک زیرو نے کہا، مجھے نہیں معلوم، تم عمران سے کہو کہ وہ سیکرٹری داخلہ سے بات کرے۔ سر سلطان نے کہا، یس سر، بلیک زیرو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا تو بلیک زیرو نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص شگفتہ لہجے میں کہا۔ X2 بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا، کوئی خاص بات ہو گئی ہے طاہر؟ دوسری طرف سے عمران نے کہا تو بلیک زیرو سمجھ گیا کہ عمران کے پاس کوئی موجود نہیں ہے۔ ہاں عمران صاحب، نوٹرون کی کال آئی ہے، بلیک زیرو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے نوٹرون کی رپورٹ دہرا دی اور پھر سر سلطان سے ہونے والی بات چیت کے بارے میں بھی بتا دیا۔ لیکن سردار زمان خان تو شوگران کی کسی گروپ کو اسلحہ سپلائی کرتا تھا، پھر کافرستان کو اسے ہلاک کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اگر آپ اجازت دے تو میں جا کر وہاں کا چکر لگا آؤں تاکہ اصل صورتحال سامنے آ سکے۔ بلیک زیرو نے کہا، تم کس حیثیت سے وہاں جاؤ گے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، حکومت پاکیشیا کے نمائندہ کی حیثیت سے یا وزارت داخلہ کی طرف سے؟ بلیک زیرو نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں سیکرٹری داخلہ عبدالجبار خان سے بات کرتا ہوں تاکہ یہ بھی معلوم ہو سکے کہ انہوں نے وہاں کیا اقدامات کیے ہیں اور تمہارے لیے خصوصی کاغذات بھی منگوا لوں۔ عمران نے کہا، شکریہ عمران صاحب، بلیک زیرو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، خالی شکریہ سے کام نہیں چلے گا، میرے لیے تمہیں وہاں سے کوئی خاص تحفہ لانا پڑے گا۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا، آپ بتا دیں تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ آپ خصوصی تحفہ کسے کہتے ہیں۔ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، یہی تو تمہارے ذوق کا امتحان ہوگا، اسے معلوم ہوگا کہ تم خوش ذوق واقع ہوئے ہو یا۔ بس اس کے بعد میں مزید کوئی لفظ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ پھر میں سرے سے تحفے سے ہی محروم ہو جاؤں گا۔ اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ کافرستانی ملٹری انٹیلیجنس کے اسپیشل سیکشن کا سربراہ کرنل ملی راج اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل ملی راج نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ملی راج بول رہا ہوں۔ کرنل ملی راج نے صرف اپنا نام لیتے ہوئے کہا کیونکہ اسے خصوصی سیکشن کو خفیہ رکھنے کے لیے اس آفس کو کافرستان ماؤنٹین سروے آفس کا نام دیا گیا تھا اور آفس کے تحت کافرستان میں واقع تمام پہاڑوں کا سروے کیا جا رہا تھا تاکہ جدید اور بین الاقوامی انداز کا نقشہ تیار کیا جا سکے جس میں ہر قسم کی معلومات موجود ہوں جن کی بین الاقوامی سطح پر ضرورت پڑتی ہے۔ یہ 2 منزلہ بلڈنگ تھی جو مہرا روڈ پر واقع تھی۔ ملی راج اس کا ڈائریکٹر تھا اور یہاں سوائے ملی راج کے باقی تمام عملہ واقعی سروے کا ہی کام کرتا تھا۔ پرائم منسٹر آفس سے کال ہے جناب۔ دوسری طرف سے اس کی پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، کرنل ملی راج نے کہا۔ ہیلو، اسپیشل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ یس، ملی راج بول رہا ہوں، سروے آفس سے۔ پرائم منسٹر صاحب نے 1 گھنٹے بعد اسپیشل میٹنگ کال کی ہے، آپ بھی تشریف لے آئیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، میں حاضر ہو جاؤں گا، کرنل ملی راج نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا اور کرنل ملی راج نے بھی ریسیور رکھ دیا اور پھر 1 گھنٹے بعد وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اسپیشل میٹنگ ہال میں پہنچ چکا تھا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی آدمی وہاں موجود نہ تھا اور کرنل ملی راج کو معلوم تھا کہ اسپیشل میٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس سے خصوصی طور پر کوئی بات ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اندرونی دروازہ کھلا اور پرائم منسٹر اندر داخل ہوئے تو کرنل ملی راج نے اٹھ کر انہیں باقاعدہ فوجی انداز میں سلوٹ کیا۔ بیٹھ جائیں کرنل۔ تھینک یو سر۔ کرنل ملی راج، راپوشی میں اہم مشن کے سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ پرائم منسٹر نے پوچھا۔ جناب، راپوشی کے سردار زمان خان کو پاکیشیا دارالحکومت میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک کرا دیا گیا ہے اور اب اس کی جگہ حکومت پاکیشیا نے معذور سردار جہان خان کو سردار نامزد کر دیا۔ سردار جہان خان چونکہ معذور ہیں اسی لیے ان کی نقل و حرکت بے حد محدود ہے، اسی لیے اب میگانم کی اس کان پر کافرستان نے مکمل قبضہ کر لیا ہے اور راپوشی کے نئے سردار جہان خان کو اس کا علم تک نہیں۔ اس طرح کافرستان تمام میگانم خاموشی سے حاصل کر لے گا اور پاکیشیا میں کسی کو بھی اس کی خبر تک نہ ہو سکے گی۔ کرنل ملی راج نے کہا، لیکن وہاں اس ہلاک ہونے والے سردار کے آدمی بھی تو ہوں گے، ان کا کیا ہوا؟ پرائم منسٹر نے کہا، سردار زمان خان نے اسے حکومت پاکیشیا سے خفیہ رکھنے اور اس کی تمام قیمت خود وصول کرنے کی غرض سے دارالحکومت سے خصوصی ماہرین منگوائے ہوئے تھے، جبکہ اس کا ایک آدمی گلزیب وہاں کا انچارج تھا،
لیکن سردار زمان خان کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ گلزیب دراصل ہمارا آدمی ہے، چنانچہ وہاں کام اسی انداز میں ہو رہا ہے اور حاصل ہونے والی داد خصوصی باکسز میں براہ راست خفیہ طور سے کافرستان پہنچائی جا رہی ہے۔ البتہ کافرستان اس کی قیمت کی ادائیگی سے بچ گیا ہے اور اسے یہ انتہائی قیمتی اور نایاب دھات مفت مل رہی ہے۔ اس سے کافرستان آسانی سے بین البراعظمی میزائل سازی کے بھی قابل ہو جائے گا۔ اس طرح اسے پاکیشیا پر مکمل دفاعی برتری حاصل ہوگی۔ کرنل ملی راج نے جواب دیتے ہوئے پرمسرت لہجے میں کہا، لیکن اس علاقے کے لوگوں کو تو ظاہر ہے وہاں ہونے والی اس کانکنی کا علم ہوگا، تو کیا یہ خبر اس نئے سردار تک نہیں پہنچ جائے گی؟ پرائم منسٹر نے پوچھا۔ نہیں جناب، جہاں سے یہ دھات دستیاب ہوتی ہے وہ انتہائی دشوار گزار اور آبادی سے ہٹ کر علاقہ ہے، اور دھات کے نکالنے میں ایسی مشینری استعمال نہیں ہوئی جس سے آواز یا لرزش پیدا ہو۔ سردار زمان خان کے ساتھ سودا بازی ہوتے ہی ہم نے اپنی سرحد سے اس کان تک مخصوص سرنگ بھی نکالی تھی، جس کا علم سوائے اس ہلاک ہونے والے سردار کے اور کسی کو نہ تھا، اور جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں وہ راپوشی نہیں جاتے، ان کی تمام ضرورتیں کافرستانی علاقوں سے ہی پوری کر دی جاتی ہیں۔ جب یہ دھات مکمل طور پر نکل کر کافرستان پہنچ جائے گی تو ان کو بھی ہلاک کر کے یہاں کافرستان کے کسی غار میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر ان کے لواحقین انہیں تلاش بھی کریں گے تو راپوشی میں کریں گے، یہاں کا تو انہیں خیال بھی نہ آئے گا۔ کرنل مری راج نے جواب دیا، لیکن یہ سرنگ تو سامنے آ جائے گی۔ پرائم منسٹر نے کہا، سر، یہ سرنگ صرف دو طویل قدرتی کریکس کو آپس میں جوڑ کر بنائی گئی ہے، جسے اگر بند کر دیا جائے تو کسی کو معلوم بھی نہ ہو سکے گا کہ ایسا راستہ موجود بھی تھا یا نہیں۔ کرنل ملی راج نے جواب دیا، اب کتنا مزید عرصہ لگے گا اس کام میں؟ پرائم منسٹر نے پوچھا۔ جناب، جس رفتار سے کام ہو رہا ہے اور جتنی یہ دات ٹریس کی گئی ہے اس سے زیادہ 1 ماہ مزید لگے گا۔ کرنل ملی راج نے کہا، کیا مطلب؟ کیا اس دات کی مقدار اس قدر زیادہ ہے؟ پرائم منسٹر نے چونک کر پوچھا۔ جناب، یہ دات 100 پاؤنڈ مقدار میں ہی مل جائے تو کافرستان کی میزائل سازی کا کام 10 سال تک چل سکتا ہے، اور پاکیشیا میں یہ دات 1000 پاؤنڈ مقدار میں دستیاب ہوئی ہے۔ کرنل نے جواب دیا، اب تک کتنی مقدار پہنچ چکی ہے؟ پرائم منسٹر نے پوچھا۔ جناب، ابھی تو صرف پہلی کیپ 50 پاؤنڈ پہنچی ہے۔ کرنل ملی راج نے جواب دیا، ہاں، یہ ساری باتیں اس لیے میں نے معلوم کی ہیں کہ صدر مملکت اس سلسلے میں بے حد پریشان ہیں، کیونکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی طرف سے بے حد خطرہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر اس معاملے کی بھنک بھی پاکیشیا سیکرٹ سروس کے کانوں میں پڑ گئی تو معاملات خراب ہو جائیں گے، اسی لیے تو انہوں نے آپ سے براہ راست رابطہ بھی نہیں کیا۔ ان کا خیال ہے کہ پاکیشیا کے مخبران کی میٹنگز بھی چیک کرتے رہتے ہیں۔ اب میں تفصیل سے انہیں سب بتا دوں گا، پرائم منسٹر نے کہا۔ یس سر، ویسے پاکیشیا سیکرٹ سروس کا اس سارے سلسلے میں کوئی تعلق بنتا بھی نہیں، کرنل ملی راج نے کہا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن صدر صاحب اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال ٹھیک ہے، آپ کام جاری رکھیں، بلکہ کام میں تیزی پیدا کریں تاکہ جلد از جلد یہ پروجیکٹ مکمل ہو سکے، پرائم منسٹر نے کہا۔ یس سر، کرنل ملی راج نے کہا تو پرائم منسٹر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے اٹھتے ہی کرنل ملی راج بھی اٹھا اور اس نے انہیں فوجی انداز میں سیلوٹ کیا۔ پرائم منسٹر سر ہلاتے ہوئے دوبارہ اس دروازے کی طرف بڑھ گئے جس سے وہ میٹنگ روم میں آئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد کرنل ملی راج بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ بلیک زیرو کو راپوشی گئے 4 روز ہو چکے تھے اور آج اس کی واپسی تھی، اسی لیے عمران دانش منزل کے عقبی خفیہ راستے سے یہاں پہنچا تھا، ورنہ دانش منزل بند ہی رہی تھی اور اس کے فون کا کنیکشن عمران کے فلیٹ میں موجود اسپیشل فون سے جوڑ دیا گیا تھا، جہاں ضرورت پڑنے پر عمران کی عدم موجودگی میں سلیمان بطور X2 کال ریسیو کر سکتا تھا۔ لیکن تمام ممبران سوائے ایمرجنسی کے یا مشن کے دوران تو چیف کو فون کرتے تھے، ورنہ عام حالات میں وہ فون نہیں کرتے تھے۔ اور ان دنوں چونکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس یا 4 سٹارز کے پاس کوئی کیس نہیں تھا، اسی لیے ان 4 روزوں میں اسپیشل فون پر کوئی کال نہیں آئی تھی۔ البتہ عمران نے اب دانش منزل پہنچ کر فون کا لنک فلیٹ سے ختم کر دیا تھا۔ رابطہ جوڑنے اور ختم کرنے کا سسٹم دانش منزل میں ہی موجود تھا، اسی لیے عمران جب بھی یہاں آتا تھا تو وہ فون کا لنک فلیٹ سے ختم کر دیتا تھا اور جب یہاں سے جاتا تھا تو لنک دوبارہ جوڑ دیتا۔ آج صبح وہ ناشتے اور اخبارات کے مطالعے کے بعد یہاں پہنچ گیا تھا اور پھر بلیک زیرو کا فون آ گیا کہ وہ فلائٹ کے ذریعے راپوشی سے واپس آ رہا ہے، اسی لیے عمران اس کے انتظار میں بیٹھا ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔
थोड़ी देर बाद ऑपरेशन रूम में रुक रुक कर सीटी बजने की आवाज चंद लम्हों के लिए सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा, क्योंकि मखसूस अलार्म बता रहा था कि अक़बी खुफिया रास्ता खोला गया है। वो समझ गया कि आने वाला ब्लैक जीरो ही होगा, और फिर वाकई थोड़ी देर बाद ब्लैक जीरो जो मेकअप में था अंदर दाखिल हुआ, और फिर सलाम दुआ के बाद ब्लैक जीरो वॉशरूम में चला। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो मेकअप वॉश करने के साथ साथ वो लिबास भी तब्दील कर चुका था। मैं चाय बना लाऊं? ब्लैक जीरो ने कहा और किचन की तरफ बढ़ा। अरे क्या हुआ, क्या रापोशी में तुम्हें पीने के लिए चाय भी नहीं मिली? मुस्कुराते हुए कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके दोनों हाथों में चाय की 2 प्यालियां मौजूद थी। उसने एक प्याली इमरान के सामने रखी और दूसरी लेकर अपनी कुर्सी पर बैठा। कैसी रही रापोशी की सैर? इमरान ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। इमरान साहब, अल्लाह ताला ने फितरत के तमाम हुस्न उन इलाकों में इकट्ठे कर लिए हैं। इस कदर खूबसूरत इलाके शायद ही दुनिया में कहीं हो। ब्लैक जीरो ने भी चाय का घूंट लेते हुए कहा। हाँ वाकई ये अल्लाह ताला की पाकीशिया पर रहमत है। सिर्फ सैर ही हुई है या कोई खास बात भी मालूम की है? नहीं इमरान साहब, मैंने पूरे रापोशी का दौरा किया है, बेशुमार लोगों से मुलाकात भी की है, सरदार जमान खान और उसके आदमियों को भी चेक कर लिया है, लेकिन वहाँ कोई खास बात मालूम नहीं हो सकी। ब्लैक जीरो ने कहा। सरदार जमान खान की हलाकत के बाद वहाँ क्या सूरत हाल है? इमरान ने पूछा। इसे कुदरती एक्सीडेंट समझा जा रहा है। पूरे इलाके में किसी को भी कोई शक नहीं पड़ा। वैसे ये वहाँ मालूम करके हैरान हो गया कि सरदार जमान खान की वहाँ शोहरत बेदाग है। उसे कभी किसी गैर मुल्की से मिलते भी नहीं देखा गया। अब हुकूमत ने सरदार जहान खान को सरदार नामजद कर दिया है। वो भी इंतहाई अक्लमंद और मुहिब्बे वतन शख्स है। ब्लैक जीरो ने कहा। लेकिन फिर काफिरिस्तान को उसकी क्या जरूरत पड़ गई थी कि वो सरदार जमान खान को यहाँ इस अंदाज में हलाक कराए, और वो भी मिलिट्री इंटेलिजेंस के जरिए? इमरान ने कहा। मेरा ख्याल है इमरान साहब कि ये सिलसिला इस हसास असलहे की सप्लाई का है। शायद शोगरान का वो ग्रुप जो सरदार जमान खान के जरिए असलहा ले रहा था, वो पहले काफिरिस्तानी हुकूमत से असलहा लेता होगा। ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, हुकूमत इस तरह असलहे की स्मगलिंग में मुलविस नहीं हुआ करती। कोई निजी तंजीम होती तो और बात थी, इमरान ने जवाब दिया। बहरहाल मैंने अपने तौर पर बेहद काम किया है, लेकिन किसी किस्म की कोई मशकूक बात या कोई मशकूक आदमी सामने नहीं आया। ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। यह बात तो बहरहाल मुसल्लिमा है कि सरदार जमान खान असलहे की स्मगलिंग में मुलविस था, और जाहिर है ये काम वो अकेला तो नहीं कर सकता। इस सिलसिले में उसका पूरा ग्रुप होगा। तुमने उस ग्रुप को ट्रेस किया? इमरान ने पूछा। जी इमरान साहब, लेकिन इस बारे में हुकूमत को भी तमाम मालूमात मिल चुकी हैं। सर सुल्तान ने शायद शोगरान हुकूमत को इस सिलसिले में अलर्ट कर दिया, और पाकिस्तान के सेक्रेटरी दाखिला ने सरदार जहान खान को भी इस बारे में ब्रीफ कर दिया था, और फिर दोनों की मुश्तरका कोशिश से उस ग्रुप का इंचार्ज पकड़ा गया। उसे शोगरान हुकूमत ने अपने सरहदी गांव से गिरफ्तार किया, और फिर उसने अपने तमाम ग्रुप के बारे में तफसीलात बता दी। ये ग्रुप शोगरान के सरहदी गांव में ही रहता था। अलबत्ता 4 आदमी रापोशी में रहते थे। गांव वाला ग्रुप तो शोगरानियों ने गिरफ्तार कर लिया और उनका कोर्ट मार्शल करके उन्हें मौत की सजा दे दी, जबकि बाकी 4 अफराद सरदार जहान खान ने गिरफ्तार कर लिए, और फिर कबीले के जरगे ने उनको मौत की सजा दे दी, और उसे सजा पर वहीं जरगे में ही अमल दरामद कर दिया गया। और इस सारे मामले की मुकम्मल रिपोर्ट भी सेक्रेटरी दाखिला को भिजवा दी गई। शोगरानी हुकूमत ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके सरदार जहान खान को बताई तो उन्होंने रिपोर्ट सर सुल्तान को भिजवा दी। ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। इसकी तफसील तुम्हें किससे मालूम हुई? इमरान ने पूछा। सरदार जहान खान से। मैं उससे हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर मिला था। ब्लैक जीरो ने जवाब दिया तो इमरान ने इस बात में सर हिलाया। इसका मतलब है कि सरदार जमान खान सिवाय उस असलहे के स्मगलिंग के और किसी काम में मुलविस नहीं था, और अब तो वो मामला भी खत्म हो गया है। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। फिर चंद लम्हों बाद फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2, नोट्रॉन बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से नोट्रॉन की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। यस, कोई खास रिपोर्ट? चीफ, उस रमेश को तलाश कर लिया गया है और फिर उससे खसूसी तौर पर पूछगछ की गई, जिस पर उसने सिर्फ इतना बताया है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक खसूसी सेक्शन से उसका ताल्लुक है, और ये सेक्शन हसास असलहे की दुश्मन ममालिक की सप्लाई चेक करता है।
اور उनके सेक्शन को इतला मिली थी कि सरदार जमान खान शोगरान के एक ग्रुप जिसे राइजिंग सन कहा जाता है को हसास असलहा सप्लाई कर रहा है और राइजिंग सन नामी उस ग्रुप का ताल्लुक काफिरिस्तान के एक निजी ग्रुप से है और असलहा घूम फिर कर उस काफिरिस्तानी ग्रुप के पास पहुंच जाता है और उस काफिरिस्तानी ग्रुप ने काफिरिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर को खुदकश हमले में हलाक कर दिया था। क्योंकि काफिरिस्तान में असलहे की स्मगलिंग की इंतहाई सख्ती से चेकिंग होती है, हत्ता के सैटेलाइट मॉनिटरिंग भी की जाती है, इसलिए असलहा पाकिशिया से शोगरान और फिर शोगरान से काफिरिस्तान पहुंचाया जाता है। इसीलिए उस सप्लाई को रोकने के लिए सरदार जमान खान को हलाक किया गया। न्यूट्रॉन ने तफसील बताते हुए कहा, क्या रमेश सच बोल रहा था? इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा, यस चीफ, जिस हालत में उसने ये सब कुछ बताया है उस हालत में वो झूठ बोल ही नहीं सकता था। दूसरी तरफ से कहा गया, अब रमेश की क्या पोजीशन है? ने पूछा। उसे हलाक कर दिया गया है और लाश बरकी भट्टी में डाल दी गई है, न्यूट्रॉन ने जवाब दिया। ओके, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर एक तवील सांस ली। हम ख्वामख्वा दिमाग सोजी करते रहे। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरी तो सैर हो गई है। ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान भी बेअख्तियार हंस पड़ा। काफिरिस्तान के सदर अपने मखसूस ऑफिस में मौजूद थे कि सामने पड़े हुए सुर्ख रंग के फोन की घंटी बज उठी तो वो समझ गए कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कॉल है। प्राइम मिनिस्टर नारायण दास 1.5 साल कबल प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए थे और सदर साहब ने दौरान वर्किंग ये महसूस कर लिया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब इंतहाई ज़हीन आदमी हैं, इसीलिए उनके दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहद अच्छी जा रही थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। यस, सदर ने बावकार लहजे में कहा। नारायण दास बोल रहा हूँ जनाब, स्पेशल रिपोर्ट के लिए मुझे कहाँ हाजिर होना पड़ेगा? दूसरी तरफ से कहा गया तो सदर मुमलिकत बेख्तियार मुस्कुरा दिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने हॉटलाइन पर बात करने के बावजूद अपने प्राइम मिनिस्टर होने तक का हवाला न दिया, क्योंकि सदर साहब ने उन्हें इस बारे में खसूसी ताकीद की थी। उनका ख्याल था कि प्रेसिडेंट हाउस में बावजूद इंतहाई कोशिश के राज लीक आउट हो जाते थे। खास तौर पर पाकिशिया इस सिलसिले में बहुत आगे था, इसीलिए सदर साहब ने उन्हें खसूसी ताकीद की थी कि वो फोन पर चाहे वो प्रेसिडेंट हाउस में ही क्यों ना हो, ऐसी कोई बात ना करे जो मुल्क की सलामती के राज के जुमरे में आती हो। अलबत्ता सदर साहब ने प्रेसिडेंट हाउस के गेट एरिया में एक तहखाने को खसूसी तौर पर तैयार करा लिया था। वहाँ ऐसी जदीद तरीन मशीनरी नस्ब की गई थी कि किसी सूरत में भी वहाँ होने वाली बातचीत को चेक नहीं किया जा सकता था और उस तहखाने का मखसूस लॉक था जिसे सिर्फ सदर साहब ही खोल सकते थे। आप आ जाएं, फिर बात हो जाएगी, सदर ने कहा और उसके साथ ही उन्होंने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन आधा घंटे बाद उन्हें प्राइम मिनिस्टर के आने की इत्तला मिली तो वो उठे और अपने ऑफिस से निकलकर पहले मीटिंग रूम में गए और फिर वहां से प्राइम मिनिस्टर को साथ लेकर वो उस खसूसी तहखाने में पहुंच गए। तमाम हिफाजती इंतजामात ऑन करने के बाद सदर साहब के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। हाँ, अब बताएं क्या स्पेशल रिपोर्ट है और किसके बारे में है? सदर ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेगानम के बारे में रिपोर्ट है जनाब, प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो सदर साहब बेख्तियार चौंक पड़े। क्या हुआ है? क्या पाकिशिया सीक्रेट सर्विस को इसके बारे में इल्म हो गया? सदर ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। ओ नहीं जनाब, वो तो किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई और प्रोजेक्ट मुकम्मल भी हो चुका है। वहाँ से तमाम मेगानम निकलकर काफिरिस्तान पहुँच भी चुकी है। वो उसकी मिकदार अंदाजे से खासी कम रही है, लेकिन ये भी इतनी है कि काफिरिस्तान आइंदा 100 सालों तक बैनुल बरआज़मी मिसाइल साजी में खुद कफील हो गया है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो सदर साहब के चेहरे पर हैरत के साथ साथ मुसरत के तासुरात भी उभर आए। ओ, अगर वाकई ऐसा हो गया है तो ये आपकी दानिशमंदी, मामिला फहमी और जहानत की वजह से हुआ है। वेरी गुड, आपने वाकई ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि काफिरिस्तान सदियों आप पर फख्र करता रहेगा। सदर ने इंतहाई खलूस भरे लहजे में कहा। ये आपकी मेहरबानी है जनाब कि आप मेरे बारे में ऐसे पुरखलूस जज्बात रखते हैं। वैसे हकीकत ये है कि आपकी सरबराही की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने मुसरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। कितनी मिकदार मिली है? सदर ने पूछा। अंदाजन तकरीबन 1000 पाउंड का था, लेकिन वहाँ से सिर्फ 500 पाउंड मेगानम मिली है। अब वहाँ कुछ भी नहीं। ये 500 पाउंड मेगानम स्पेशल बॉक्सेस में पैक होकर स्पेशल स्टोर में मौजूद है। मेरे और कर्नल मलीराज के अलावा किसी को भी ये मालूम नहीं कि उन सुर्ख रंग के खुसूसी दौत के बॉक्सेस में क्या है, और अब मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने जवाब देते हुए कहा। रेड बॉक्सेस, ठीक है। जिन लोगों ने ये काम किया उनका क्या हुआ? सदर ने कहा। इसे हर लिहाज से खुफिया रखने के लिए उन सब का खातिमा कर्नल मलीराज के जरिए खामोशी से करा दिया गया है।
और कर्नल मलीराज को इंतहाई जहरीले सांप ने इत्तेफाकन डस लिया। प्राइम मिनिस्टर ने मुस्कुराते हुए कहा तो सदर भी बेख्तियार हंस पड़े। मतलब ये कि अब ये बात मेरे और आपके दरमियान है। गुड, वेरी गुड, इसे कहते हैं कारकर्दगी। वेरी गुड, सदर ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। यह सब आपकी सरपरस्ती का नतीजा है जनाब, प्राइम मिनिस्टर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। नहीं, मुझे तो इस बारे में तफसीलात का इल्म नहीं था और मुझे शदीद खदशा था कि अगर ये इत्तला पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तक पहुंची तो पूरा प्रोजेक्ट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने कमाल जहानत से ऐसी शानदार मंसूबा बंदी की है कि आखिरी लम्हे तक किसी को मालूम ही नहीं हो सका। गुड शो, लेकिन अब ये मेगा नामदाद कहाँ मौजूद है? सदर ने पूछा। सुपर स्टोर में जनाब, प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया। लेकिन अब उसे इस्तेमाल करने के लिए क्या किया जाएगा? क्या मंसूबा बंदी की जाए? सदर ने पूछा। ये दाद बैनुल बरआज़मी मिसाइलों की तैयारी में इस्तेमाल होती है क्योंकि इस दाद का ईंधन उन्हें एक बर आज़म से दूसरे बर आज़म तक आसानी से पहुंचा देता है, वरना दूसरा कोई भी ईंधन ये काम नहीं कर सकता। इस ईंधन में ऐसी भरपूर ताकत है कि मिसाइल कम से कम वक्त में दूसरे बर आज़म में मौजूद टारगेट तक पहुंच जाता है और कोई मिसाइल शिकन सिस्टम इसकी बेपनाह रफ्तार की वजह से इसे क्रैश नहीं कर सकता, वरना दूसरे कीमियाई ईंधन इन्हें मंजिल तक तो ले जाते हैं लेकिन उनकी स्पीड बेहद कम होती है, इसीलिए वो रास्ते में मौजूद मिसाइल शिकन निजाम के तहत क्रैश हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा। हैरत है, आप तो किसी मिसाइल अथॉरिटी साइंसदान की तरह इस मामले को जानते हैं। सदर ने तौसीफ भरे लहजे में कहा। मैंने इस सिलसिले में बेहद पढ़ा भी है और अथॉरिटी साइंसदानों से डिस्कशन भी की है, प्राइम मिनिस्टर ने जवाब देते हुए कहा। गुड शो, सदर ने जवाब दिया। मैंने बहुत गौर फिक्र और मशवरे के बाद काफिरिस्तान के इंतहाई महफूज पहाड़ी इलाके संगरोज में इन मिसाइलों की तैयारी और उनकी मशीनी टेस्टिंग के लिए जगह का इंतखाब किया है और खुफिया तौर पर कारमन की एक ऐसी कंपनी से राब्ता भी कर लिया है जो ऐसी लेबोरेटरियां तैयार कराती है और उनमें मशीनरी नस्ब कराती है। ये कंपनी पूरी दुनिया में ऐसे कामों के लिए मशहूर है। बज़ाहिर इसे आम मिसाइल बनाने वाली लेबोरेटरी कायम करने का ठेका दिया जाएगा। ऐसे आम मिसाइल तमाम ममालिक बनाते हैं और ये कंपनी ही उन मिसाइलों की लेबोरेटरी तैयार कराती है। अलबत्ता उनसे खुफिया तौर पर यह बात तय कर ली जाएगी कि बैनुल बरआज़मी मिसाइलों की लेबोरेटरी तैयार की जाए। इस तरह ये काम भी मुकम्मल हो जाएगा और किसी को कानो कान खबर तक ना होगी। जब सब काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम उसे ओपन कर देंगे। इस तरह बरआज़म एशिया में काफिरिस्तान सब पर बरतरी हासिल कर लेगा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। मिसाइलों की तैयारी के लिए काफिरिस्तान में साइंसदान है या बाहर से हासिल किए जाएंगे? सदर ने पूछा। क्रीमिया की सोटर कंपनी में काम करने वाली काफिरिस्तानी साइंसदान डॉक्टर ठाकुर से मेरी बात हो चुकी है। वो वहाँ बैनुल बरआज़मी सेक्शन के इंचार्ज हैं। वो काफिरिस्तान के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। बाकी इंतजामात वो खुद कर लेंगे, प्राइम मिनिस्टर ने जवाब देते हुए कहा। वेरी गुड, आपने तो तमाम मंसूबा बंदी भी कर ली है। वेरी गुड, सदर ने इंतहाई तहसीन भरे लहजे में कहा तो प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बेख्तियार फूल की तरह खिल उठा। बेहद शुक्रिया जनाब, आप बेफिक्र रहें। जैसे उस मेगा नामदाद के हसूल के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, इसी तरह मिसाइल लेबोरेटरी और मिसाइल भी तैयार हो जाएंगे और किसी को मालूम तक ना हो सकेगा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। ठीक है, अब मुझे वाकई यकीन हो गया है कि इसके बावजूद आपने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मुसलसल होशियार रहना है, सदर ने कहा। यस सर, एहतियाती तदाबीर तो बहरहाल की जाएंगी, प्राइम मिनिस्टर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, इस प्रोजेक्ट की तमाम रिपोर्ट्स तैयार करके आप मुझे भिजवा दें, मैं उनकी मंजूरी दे दूंगा, सदर ने उठते हुए कहा। थैंक यू सर, प्राइम मिनिस्टर ने भी उठते हुए कहा और फिर वो दोनों बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़े। टाइगर सन टॉप क्लब के हॉल में दाखिल हुआ तो एक कोने में बैठे हुए लंबे कद और भारी जिस्म के आदमी को देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा। ये रिचर्ड था, मंशियात की स्मगलिंग रैकेट का खास आदमी, क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड के मामलात में अक्सर गैर ममालिक में आता जाता रहता था और उसके ताल्लुकात भी ऐसी बैनुल अक़वामी तंजीमों से रहते थे जो मंशियात और असलहे की स्मगलिंग में मुलव्वस रहती थी। इसीलिए टाइगर ने उसके साथ खासे ताल्लुकात बना रखे थे। लेकिन रिचर्ड आज उसे काफी अरसे बाद नजर आया था। उसने भी टाइगर पर नजर पड़ते ही दोनों हाथ उठाकर उसे अपने पास आने का इशारा किया तो टाइगर तेज तेज कदम उठाता हुआ उसके करीब पहुंच गया। रिचर्ड उसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। बड़े अरसे बाद नजर आ रहे हो, क्या कहीं दूर चले गए थे? रस्मी और इस्तकबालिया फिक्रों के बाद टाइगर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो रिचर्ड हंस पड़ा। हाँ, बिजनेस के सिलसिले में 2 माह काफिरिस्तान रहा हूँ, रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। 2 महीने? क्यों?
ऐसा कौन सा बिजनेस तुम्हारे हाथ आ गया है जिसकी वजह से तुम्हें 2 महीने काफिरिस्तान रहना पड़ा? क्या वहाँ कोई नुमाइश लगा रखी थी तुमने? टाइगर ने कहा तो रिचर्ड बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम्हारा मतलब है कि मैंने वहाँ हसास असलहे और मंशियात की नुमाइश लगा रखी थी? रिचर्ड ने हंसते हुए कहा। और 2 महीने वहाँ रहकर तुम क्या कर सकते हो? आम हालात में तो तुम ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता कहीं ठहरते हो, टाइगर ने जवाब दिया। उसी लम्हे वेटर पहुंच गया तो टाइगर ने उसे अपने लिए एप्पल जूस और रिचर्ड के लिए शराब की बोतल लाने का कह दिया। अरे मेहमान तुम हो मेरे और आर्डर भी तुम ही दे रहे हो, रिचर्ड ने कहा। हम दोनों एक दूसरे के मेहमान हैं, जूस तुम्हारी तरफ से और शराब मेरी तरफ से, टाइगर ने कहा तो रिचर्ड बेख्तियार हंस पड़ा। तुमने बताया नहीं कि तुम 2 महीने वहाँ क्या करते रहे हो? टाइगर ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद पूछा। क्या करोगे पूछकर? तुम्हें मालूम तो है कि मेरा बिजनेस क्या है, रिचर्ड ने कहा। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे 2 महीने वहाँ ठहरने का मतलब तो यही है कि तुम उस बिजनेस से हटकर कुछ करते रहे हो, टाइगर ने कहा तो रिचर्ड एक बार फिर हंस पड़ा। तुम्हारी यही जहानत तो मुझे हैरान कर देती है। तुम आम सी बातों से बड़े बड़े नतीजे निकाल लेते हो और ये नतीजे होते भी दुरुस्त हैं, रिचर्ड ने कहा। मैं तुम्हारी फितरत जानता हूँ रिचर्ड, इसलिए मुझे मालूम है कि असलहा और मंशियात के सिलसिले में तुम 2 महीने किसी दूसरे मुल्क में रह नहीं सकते। यकीनन कोई और धंधा ही होगा और मैं उस धंधे के बारे में पूछकर सिर्फ अपना तजस्सुस दूर करना चाहता हूँ, टाइगर ने कहा। और उसी लम्हे वेटर ने आकर ट्रे में रखा हुआ एप्पल जूस का बड़ा गिलास उठाकर टाइगर के सामने और ट्रे में मौजूद गैर मुल्की शराब की एक बड़ी बोतल उठाकर रिचर्ड के सामने रखी और खामोशी से वापस चला गया। मैं तुम्हें इसलिए बता देता हूँ कि मुझे मालूम है कि तुम ये बात किसी तरह भी लीक आउट नहीं करोगे। वैसे इसमें एक पहलू तुम्हारे फायदे का भी है। अगर तुम लंबी रकम कमाना चाहो तो कमा सकते हो, रिचर्ड ने बोतल खोलते हुए बड़े संजीदा लहजे से कहा। क्या कोई खास बात है जो तुम इस कदर पर इसरार बन रहे हो? हाँ, और तुमने ये बात करके मुझे वाकई चौकन्ना कर दिया है। यहाँ खुले आम बात नहीं होनी चाहिए, रिचर्ड ने कहा। तो आओ स्पेशल रूम में चलते हैं, मुआवजा मैं दूंगा क्योंकि तुमने मेरे फायदे की बात की है, शायद फायदा पहुंच ही जाए, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा तो रिचर्ड ने हंसते हुए इस बात में सर हिलाया और फिर वो दोनों उठकर काउंटर पर गए। शराब की बोतल रिचर्ड के हाथ में थी जबकि टाइगर ने जूस आधे से ज्यादा पी लिया था, बाकी उसने वहीं छोड़ दिया। टाइगर ने काउंटर पर एक बड़ा नोट देकर काउंटर मैन से स्पेशल रूम का पास लिया और चंद लम्हों बाद वो एक स्पेशल रूम में मौजूद थे। टाइगर ने दरवाजा बंद करके हिफाजती निजाम ऑन कर दिया जबकि रिचर्ड कुर्सी पर बैठकर बोतल मुंह से लगाए लंबे लंबे घोंट ले रहा था। सुनो टाइगर, काफिरिस्तान अपने संगरोज इलाके में बैनुल बरआज़मी मिसाइलों की एक लेबोरेटरी खुफिया तौर पर बना रहा है, रिचर्ड ने आगे की तरफ झुककर बड़े पुरस्रार से लहजे में कहा तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। इसमें इस कदर पुरस्रार बनने की क्या बात है? कई ममालिक ऐसे मिसाइल तैयार कर चुके हैं और कई तैयार करने के मराहल में हैं। ये तो है ही मिसाइलों का दौर, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें असल बात का इल्म ही नहीं है। पहली बात तो ये कि ये आम मिसाइल नहीं है, बैनुल बरआज़मी मिसाइल हैं जो कि बरआज़म एशिया में सिर्फ रूसिया और शोगरान के पास हैं और किसी मुल्क के पास नहीं है। दूसरी और अहम बात यह है कि ये मिसाइल दुनिया का सबसे तेज रफ्तार मिसाइल होंगे क्योंकि उनमें मेगानम धात का ईंधन इस्तेमाल होगा। रिचर्ड ने इस बार कदरे गुस्सीले लहजे में कहा जैसे उसे टाइगर के इस अंदाज में हंसने पर गुस्सा आ गया हो। हैरत है, तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे तुम मिसाइल पर अथॉरिटी साइंसदान हो, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा तो इस बार रिचर्ड बेख्तियार हंस पड़ा। मैंने ये बातें 2 साइंसदानों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में सुनी है। अब मैं तुम्हें असल बात बताता हूँ। जिस पार्टी के लिए मैं काम करता हूँ वो कॉर्मन की है। कार्मन से मेरे चीफ ने मुझे कॉल करके बताया कि कार्मन से एक साइंसदान को खुफिया तौर पर काफिरिस्तान भिजवाया जा रहा है। लाजिमन कार्मन एजेंट उसे ट्रेस करने की कोशिश करेंगे और हमने वहाँ उसकी उस वक्त तक हिफाजत करनी है जब तक क्रीमिया से आने वाले एक काफिरिस्तानी साइंसदान डॉक्टर ठाकुर की उससे मुलाकात न हो जाए। चुनांचे मैं यहाँ से कॉर्मन गया और वहाँ से उस साइंसदान जिसका नाम डॉक्टर पीटरसन था को साथ लेकर असलहा की स्मगलिंग करने वाले खुसूसी जराई की मदद से काफिरिस्तान पहुंचाया और फिर वहाँ एक कोठी में डॉक्टर पीटरसन को खुफिया तौर पर रखा गया। उसकी वहाँ तमाम जरूरियात मैं पूरी करता था। फिर एक उदेड़ उम्र आदमी वहाँ पहुंचा, वो डॉक्टर ठाकुर था। उसने मखसूस कोड बताए तो मैं उसे अंदर ले गया। फिर मैं जब शराब लेकर उनके पास गया तो वो दोनों यही बातें कर रहे थे।
जो मैंने तुम्हें बताई हैं। मैंने गिलासों में शराब डालकर उन्हें दी और फिर मैं दरवाजे के पास ही रुक गया। फिर वो डॉक्टर ठाकुर वापस चला गया तो मुझे हुक्म दिया गया कि मैं उस डॉक्टर पीटरसन को वापस उसी रास्ते से कॉर्मन पहुंचा दूं। चुनांचा मैंने उसे वहां पहुंचाया और फिर यहाँ पाकीशी आ गया और मुझे यहाँ आए हुए आज तीसरा रोज है। रिचर्ड ने तफसील बताते हुए कहा, लेकिन ये खुफिया बातें तो वो ट्रांसमीटर या महफूज फोन पर भी कर सकते थे, फिर इस अंदाज के इंतजामात का क्या मतलब हुआ? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा तो रिचर्ड बेख्तियार हंस पड़ा। ये काफिरिस्तान का सबसे बड़ा कौमी राज है, उसे किसी तरह भी फोन या ट्रांसमीटर पर ओपन न किया जा सकता था। रिचर्ड ने कहा, कौमी राज क्या मतलब? ऐसे मिसाइल अड्डे और लेबॉर्ट्रियां तो बनती रहती हैं। टाइगर को वाकई समझ न आ रहा था कि आखिर रिचर्ड क्या कहना चाहता है। मेगानम ऐसी दात है जो पूरी दुनिया में नायाब है और सैटेलाइट से भी उसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। सुपर पावर्स के माहरीन पूरी दुनिया में सर्वे करते रहते हैं और बड़ी मुश्किल से कहीं से इस दात के चंद ऑन्स मिल पाते हैं जो उसके कई सालों की जरूरत पूरी कर देते हैं। लेकिन काफिरिस्तान को ये दात 500 पाउंड मिकदार में मिल गई है, इसीलिए वो उसे अपने बैनुल बरआज़मी मिसाइलों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस वजह से उसके मिसाइल पूरी दुनिया के तमाम बैनुल बरआज़मी मिसाइलों से तेज रफ्तार भी होंगे और कोई मिसाइल शिकन निजाम उसकी गर्द को भी ना छू सकेगा। इस तरह काफिरिस्तान अगर चाहे तो पलक झपकने में रूसिया, शोग्रान और क्रीमिया तक को इन मिसाइलों से निशाना बनाकर तबाह कर सकता है। डॉक्टर पीटरसन इस दात को ईंधन में तब्दील करने का माहिर है, लेकिन वो मुस्तकिल तौर पर काफिरिस्तान नहीं ठहर सकता, इसीलिए उसको उस अंदाज में काफिरिस्तान पहुंचाया गया था। फिर डॉक्टर ठाकुर और डॉक्टर पीटरसन में बारी मुआवजे पर मुआहिदा हो गया कि अभी डॉक्टर पीटरसन वापस कारमन चला जाएगा और जब जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर ठाकुर उसके दोस्त की हैसियत से कारमन आकर उससे मुलाकात करेगा और इस टास्क में पैदा होने वाली रुकावटें दूर करने के लिए उससे मदद हासिल करेगा। रिचर्ड ने मजीद तफसील बताते हुए कहा, लेकिन इसमें मेरा फायदा कहाँ से निकल आया? टाइगर ने कहा, यहाँ की मिसाइल लेबोरेटरी में एक साइंसदान है डॉक्टर मजीद, काफिरिस्तान उसे खुफिया तौर पर अगवा करके अपनी लेबोरेटरी में रखना चाहता है और ये काम उन्होंने क्रीमिया के एक सिंडिकेट के जिम्मे लगाया है ताकि किसी को काफिरिस्तान पर शक ना पड़े। और उस सिंडिकेट ने कारमन में मेरे चीफ से बात की। मेरे चीफ ने मुझे कहा है कि मैं इस दौरान यहाँ पाकिस्तान में किसी ऐसे आदमी को ट्रेस कर सकूं जो ये काम माहिराना अंदाज में कर सके। अब जब तुम अचानक नजर आए तो मुझे ख्याल आ गया कि तुम ये काम बेहतरीन अंदाज में कर सकते हो। तुम्हें लंबा मुआवजा दिला दूंगा। बोलो, रिचर्ड ने कहा। इसके लिए पहले उस डॉक्टर को ट्रेस करना पड़ेगा, उसमें कुछ वक्त लग सकता है। टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम बुकिंग कर लो, आधा मुआवजा दिला दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि 25% मेरा कमीशन होगा। रिचर्ड ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। टाइगर ने जवाब दिया, ओके, मैं कल चीफ के पास जाकर बात करूंगा। मुझे यकीन है कि $2 लाख मुआवजा तय करा लूंगा। रिचर्ड ने कहा, ओके, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा साइंस से कोई ताल्लुक तो नहीं? फिर तुम्हें उस धात के बारे में और उसकी खुसूसियत के बारे में कैसे मालूम हुआ? टाइगर ने कहा तो रिचर्ड बेख्तियार हंस पड़ा। डॉक्टर पीटरसन मेरा दोस्त बन चुका है। वापसी पर मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे ये सारी तफसील बताई, वरना मुझे तो उसकी अलिफ बे भी मालूम नहीं हो सकती। रिचर्ड ने जवाब दिया, क्या तुमने डॉक्टर पीटरसन से ये पूछा था कि इतनी बड़ी मिकदार में ये दात काफिरिस्तान के हाथ कैसी लगी? टाइगर ने पूछा। हाँ, मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि असल में ये दात खास किस्म के शहाब साकिब से मिलती है और खालिस हालत में आम से आलात से निकाली जा सकती है। ये दात पाकिस्तान के इलाके रापोशी से मिली है। वहाँ के किसी सरदार ने इसका सौदा काफिरिस्तान से खतीर दौलत के एवज किया था और किसी को पता भी ना चल सका। अब काफिरिस्तान इस धात का मालिक है। रिचर्ड ने जवाब दिया तो टाइगर बेख्तियार चल पड़ा। रापोशी के सरदार को कैसे इस बात का इल्म हुआ? सरदार कोई साइंसदान तो ना होगा? टाइगर ने कहा, ये मुझे मालूम नहीं, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। बहरहाल अब चले, मैं तुम्हारी बात करूंगा चीफ से। रिचर्ड ने उठते हुए कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिलाया और फिर रिचर्ड से अलहदा होकर टाइगर भी क्लब से बाहर आया और पार्किंग से कार लेकर इमरान के फ्लैट की तरफ रवाना हो गया। वो अब जल्द अज जल्द इमरान तक ये बात पहुंचाना चाहता था। जोवेना ने कार एक क्रीमियन होटल की वसीओरीज पार्किंग में रोकी। ये होटल शहर से दूर मसाफात में बनाया गया था और चूंकि उस होटल का अंदरूनी और बैरूनी माहौल मुकम्मल तौर पर एक क्रीमियन रखा गया था, इसीलिए जोआना को ये होटल बेहद पसंद था। वो अक्सर यहाँ आता रहता। यहाँ आते ही
उसकी कार एक बूढ़ी औरत से टकराई थी और फिर उस बूढ़ी औरत से उसे देहात के चौधरी हशमत और उसके बेटे चौधरी निसार के मजालिम का इल्म हुआ था। और फिर जोआना ने स्नेक किलर्स के तहत जोसेफ और टाइगर के साथ मिलकर वहां कार्रवाई की थी। उन्होंने चौधरी हशमत और उसके बेटे चौधरी निसार को उसके डेरे से उठा लिया था। जोवेना तो उन्हें हलाक करना चाहता था, लेकिन टाइगर ने उसे समझाया था कि ये दोनों बड़ी हैसियत के लोग हैं, आम गुंडे और बदमाश नहीं हैं कि उनकी हलाकत पर हुकूमत चशमपोशी कर जाएगी। ये बज़ाहिर मुअज़्ज़ज़ और साहिब हैसियत लोग हैं, इसीलिए पहले उन्हें उठाकर राना हाउस ले जाया जाए और फिर वहां उनसे उनके जराइम के बारे में मालूमात और सबूत इकट्ठे करके उन्हें हुकूमत के हवाले कर दिया जाए। तो इस तरह लाठी भी बच जाएगी और सांप भी मर जाएगा। लेकिन जोआना ने जब टाइगर की बात मानने से इनकार कर दिया तो टाइगर ने इमरान को ट्रांसमीटर पर कॉल कर दी और इमरान ने जोआना को रोक दिया और खुद भी वहां पहुंचा और फिर इमरान ने भी वही बात की जो टाइगर ने कही थी। इस तरह दोनों चौधरी राना हाउस पहुंचे। वहां जब ये मालूमात मिली कि वो मंशियात स्मगल करने वाली एक तंजीम के सरपरस्त हैं तो इसके सबूत इकट्ठे किए गए। उस दौरान सेक्रेटरी वजारत दाखिला चौधरी शौकत को इमरान के बारे में इत्तला मिली तो उन्होंने सर अब्दुर्रहमान से शिकायत की और सर अब्दुर्रहमान ने सर सुल्तान को कहा कि वो इमरान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। उस दौरान चूंकि चौधरी हशमत और उसके बेटे चौधरी निसार ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला के मंशियात की तंजीम का सरपरस्त होने के सबूत मुहैया कर दिए गए थे, इसीलिए इमरान ने सर सुल्तान से कहा और सर सुल्तान ने सदर मुमलिकत से कहकर सेक्रेटरी वजारत दाखिला चौधरी शौकत को फौरी तौर पर बरतरफ करके जबरी रिटायर कर दिया। जबकि इमरान उन दोनों चौधरियों को पुलिस के आला हुक्काम के जरिए एंटी नारकोटिक्स एजेंसी की तहवील में दे गया और उन्होंने दोनों चौधरियों के साथ साथ चौधरी शौकत को भी गिरफ्तार किया। चौधरी शौकत की अदालत ने जमानत ले ली क्योंकि उसकी बराह रास्त मंशियात की स्मगलिंग में मुलम्मस होने की कोई वाज़ेह शहादत और सबूत मौजूद नहीं थे। अलबत्ता चौधरी हशमत और उसके बेटे चौधरी निसार की जमानत मंजूर नहीं हुई थी। जोआना को इस मामले में इमरान और टाइगर से सिर्फ ये गिला था कि उन दोनों की वजह से ये सांप उसके हाथों खत्म होने से बच गए थे और उसे यकीन था कि ये अपने असर और रसूख की वजह से आखिरकार बच निकलने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जाहिर है वो इमरान के सामने दुम ना मार सकता था, इसीलिए उस मामले को भूल जाने पर ही इक्तफा कर दिया। अलबत्ता अब वो एक क्रीमियन होटल में कभी कभार ही जाता था क्योंकि उसे वहां जाते हुए उस मकाम पर जहां वो बूढ़ी औरत उसकी कार से टकराई थी, जिसकी बेटी को दोनों चौधरियों ने अगवा करके बेआबरू करते हुए एलानिया हलाक कर दिया था, ये तमाम मामला याद आ जाता और जोआना का मूड ऑफ हो जाता। लेकिन अब चूंकि इस वाक़े को काफी वक्त गुजर चुका था, इसीलिए अब वो पहले वाली कैफियत न रही थी। जोआना आज तकरीबन 2 हफ्तों बाद यहाँ आया था। उसने कार पार्किंग में रोकी और फिर पार्किंग बॉय से कार्ड लेकर वो होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। लेकिन अभी वो होटल के मेन गेट से कुछ फासले पर ही था कि अचानक उसकी नजरें होटल के मेन गेट से बाहर आते हुए एक आदमी पर पड़ी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा क्योंकि होटल से बाहर आने वाला उस आदमी को जोआना बहुत अच्छी तरह जानता था। ये एक क्रीमियन था और उसका नाम सोबर्स था। सोबर्स हसास असलहे के कारोबार से मुंसलिक था और एक क्रीमिया की किसी असलहा स्मगल करने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीम से न सिर्फ मुंसलिक था बल्कि उसके किसी सेक्शन का चीफ भी था। सोबर्स उसका खासा गहरा दोस्त था और अब जोआना को जब भी एक क्रीमिया जाने का मौका मिलता था वो मौका निकाल कर उससे मिल लेता। यही वजह थी कि अचानक सोबर्स को यहाँ होटल से बाहर आते देखकर वो बेख्तियार ठिठक गया था। उसी लम्हे सोबर्स की नजरें भी जोआना पर पड़ी तो वो भी बेख्तियार उछल पड़ा। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ इस तरह बढ़े जैसे लोहा मकनातीस की तरफ बढ़ता है। तुम अचानक कहाँ से टपक पड़े हो? तुमने मुझे क्यों कॉल नहीं की? इंतहाई गर्म जोशाना मुसाफे के बाद जोआना ने शिकायत करते हुए कहा, मुझसे तुम्हारा फोन नंबर गुम हो गया था, कल ही आया हूँ यहाँ और अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। सोबर्स ने मुस्कुराते हुए कहा। सोबर्स खासे जानदार जिस्म का मालिक था लेकिन बहरहाल जोआना ही था। क्या तुम इसी होटल में ठहरे हो? हाँ आओ। लेकिन तुम तो शायद कहीं जा रहे थे। हाँ, दारुल हुकूमत में एक आदमी से मिलना था, फिर मिल लूंगा, आओ, सोबर्स ने कहा और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों होटल के एक कमरे में मौजूद थे। कमरा इंतहाई शानदार अंदाज में सजाया गया था। फर्नीचर से लेकर कमरों में दीवारों पर लगी हुई तस्वीरों समेत सब कुछ एक्रीमियन था। यूं महसूस होता था जैसे यह होटल एक्रीमिया में वाक़ हो। अब बताओ क्या पियोगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुमने शराब छोड़ दी है। सोबर्स ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने लिए शराब और मेरे लिए हॉट कॉफी मंगवा लो, जोएना ने मुस्कुराते हुए कहा तो सोबर्स ने फोन का रिसीवर उठाकर रूम सर्विस वालों को ऑर्डर कर दिया और फिर रिसीवर रख दिया। मैं अक्सर सोचता हूँ कि क्या कोई इंसान इस कदर भी बदल सकता है। अरे हाँ,
जिस मास्टर ने तुम्हें इस कदर तब्दील कर दिया है उससे तो मिलवाओ मुझे, मैं भी देखूं कि वो कितना बड़ा जादूगर है। सोबर्स ने कहा, क्या करोगे मिलकर? ऐसा ना हो कि तुम भी असल एक्रीमिया को भूलकर मेरी तरह एक्रीमियन होटल तक ही महदूद होकर रह जाओ। जोआना ने मुस्कुराते हुए कहा तो सोबर्स भी बेख्तियार हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और वेट्रेस ट्रॉली धकेलती हुई अंदर दाखिल हुई। वो एक क्रीमियन नजात थी और उसने एक क्रीमियन लिबासी पहन रखा था। कमाल है, इन लोगों ने वाकई यहाँ छोटा एक्रीमिया बना रखा है। सोबर्स ने वेट्रेस के जाने के बाद कहा, हाँ इसीलिए तो मैं इतनी दूर से यहाँ आता हूँ। यहाँ आकर मुझे वाकई महसूस होता है जैसे मैं पाकिशिया के बजाय एक्रीमिया में हूँ। जोआना ने कहा, तो फिर तुम एक्रीमिया आ जाओ, क्या तुम्हारा मास्टर तुम्हें रोकता है? अगर ऐसा है तो मुझे मिलवाओ उससे, मैं तुम्हें उससे इजाजत ले देता हूँ। सोबर्स ने शराब का गिलास उठाते हुए कहा तो जोआना बेख्तियार हंस पड़ा। मास्टर की तरफ से कोई रुकावट तो नहीं है, लेकिन मैं खुद उसे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन तुम यहाँ कैसे आए हो? मुझे बताओ, क्या सिलसिला है? क्या असलहे की स्मगलिंग का चक्कर है? जोआना ने कॉफी की प्याली उठाते हुए कहा, अरे नहीं, ये काम तो मैंने काफी अरसे पहले छोड़ दिया था। अब तो मैं एक बहुत बड़े सिंडिकेट से मुतालिक हूँ और उसका एरिया चीफ हूँ। यह सिंडिकेट बहुत ऊंचे और बैनुल-अक़वामी जराइम के लिए काम करता है। असलहा और मंशियात तो उसके लिए बहुत छोटी सी बात है। सोबर्स ने बड़े फाखराना लहजे में कहा, क्या मतलब? ऐसा कौन सा काम हो सकता है? जोआना ने हैरत भरे लहजे में पूछा। बस यार, यूं समझो जैसे एक्रीमिया के सदर को अगवा करने का काम हो। सोबर्स ने कहा, ओ तुम्हारा मतलब है कि अगवा करने का धंधा करता है यह सिंडिकेट? लेकिन ये तो घटिया सा काम है। जोआना ने मुंह बनाते हुए कहा, बड़े बड़े लोगों का अगवा, पेशावराना कत्ल, बड़े बड़े हुकूमती राज चोरी करना, ऐसे ही बड़े बड़े काम करता है ये सिंडिकेट। ऐसा काम जिनके असरात मुल्कों पर पड़ते हों, अफराद पर नहीं। सोबर्स ने कहा, तो तुम यहाँ किसी बड़े आदमी को अगवा करने आए हो, क्यों? जोआना ने कहा तो सोबर्स बेख्तियार हंस पड़ा। ये बात नहीं, मैंने तुम्हें बताया है कि मैं एरिया चीफ हूँ और चीफ खुद काम नहीं करते, दूसरों से कराते हैं। सोबर्स ने कहा, तो तुम यहाँ किसी ऐसे आदमी की तलाश में आए हो जो तुम्हारा ये काम कर सके। जोआना ने कहा, हाँ ऐसा ही समझ लो। अगवा किसे करना है? क्या कोई सियासी शख्सियत है या हुकूमत का कोई रुकन? अरे छोड़ो इसे, तुम किस चक्कर में पड़ गए हो? ये तो बिजनेस है, होता रहेगा, तुम अपनी सुनाओ। सोबर्स ने यकलख्त मौजू तब्दील करते हुए कहा। उसका अंदाज बता रहा था कि वो अब इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहता और जोआना ने भी मजीद कोई बात न की। ओके, अगर तुम अकेले दारुल हुकूमत जाना है तो आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, जहाँ कहोगे ड्रॉप कर दूंगा। और हाँ, तुम यहाँ कितने रोज ठहरोगे? जोआना ने इधर उधर की बातें करने के बाद पूछा। अब कल चला जाऊंगा। तुम बेटो कहाँ जा रहे हो? रात को तो यहाँ बड़े खूबसूरत फंक्शन मुनाकिद होते हैं। सोबर्स ने कहा, अरे नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ 1 घंटे के लिए आता हूँ, मुझे उन फंक्शन से कोई दिलचस्पी नहीं है। जोआना ने उठते हुए कहा और फिर सोबर्स उसे होटल के मेन गेट तक छोड़ने आया, जबकि जोआना उससे मिलकर और दूसरे रोज आने का कहकर पार्किंग की तरफ बढ़ गया। लेकिन उसके जहन में बहरहाल सोबर्स की आमद और किसी बड़ी शख्सियत के अगवा का मामला मुसलसल घूम रहा था। पार्किंग में पहुंचकर उसे ख्याल आया कि वो उस सोबर्स को जबरन अगवा करके राना हाउस ले जाए और उससे मालूमात हासिल करे, लेकिन फिर उसने अपना इरादा इसलिए बदल दिया कि इस तरह मामलात ओपन हो सकते थे। फिर अचानक उसे एक ख्याल आया तो वो चौंक पड़ा। उसने कार सड़क की एक साइड पर रोकी और डैशबोर्ड को खोलकर उसमें मौजूद एक छोटा लेकिन जदीद ट्रांसमीटर निकालकर उसने उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, जोआना कॉलिंग ओवर। जोआना ने बार बार कॉल देते हुए कहा, यस जोसेफ अटेंडिंग यू ओवर। थोड़ी देर बाद जोसेफ की आवाज सुनाई दी। जोसेफ, मैं एक्रीमियन होटल के करीब सड़क के किनारे कार में मौजूद हूँ। एक्रीमियन होटल में मेरी मुलाकात एक पुराने एक्रीमियन दोस्त सोबर से हुई है। उसका ताल्लुक किसी जराइम पेशा सिंडिकेट से है और वो यहाँ किसी बड़ी शख्सियत को अगवा कराने का टास्क लेकर आया है। मैंने उससे पूछने की कोशिश की लेकिन वो टाल गया। अब मैंने सोचा है कि जाकर उसको जबरन अगवा करके राना हाउस ले आऊं ताकि उससे इस बारे में मालूमात हासिल की जा सके। मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल की कि तुम से पूछ सकूं, क्योंकि तुम अजनबी अफराद की राना हाउस में आमद को पसंद नहीं करते। ओवर। जोआना ने कहा, उससे वही होटल में ही पूछगछ नहीं हो सकती? ओवर। जोसेफ ने पूछा, नहीं, हो सकता है कि हमें तफसीली पूछगछ करनी पड़े। ओवर। जोआना ने कहा, तुम्हारी कार की अकबी सीट के नीचे 0 बटन गन मौजूद है और साथ ही उसका स्क्रीन ऑपरेटर्स भी मौजूद है। तुम 0 बटन अपने दोस्त के कमरे में फायर कर दो और फिर चाहे वहीं रुककर उसको चेक करते रहो या
चाहे यहाँ राना हाउस आ जाओ। इस तरह कम से कम पहले ये तो मालूम हो जाएगा कि उसका टारगेट कौन है। हो सकता है कि टारगेट यहाँ का कोई मुजरिम हो और हम ख्वा मख्वा उलझते रहें। अगर कोई ऐसा नाम आया जो बॉस के नुक्ते नजर से खतरनाक हो सकता है तो फिर उसे वहाँ से अगवा भी किया जा सकता है। ओवर। जोसेफ ने जवाब दिया, मेरी कार की अकबी सीट के नीचे, लेकिन मुझे तो आज तक बताया ही नहीं गया। साइड सीट के नीचे तो बॉक्स मौजूद है, अकबी सीट के नीचे कैसे बन गया? ओवर। जवाना ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि ये कार उसके इस्तेमाल में काफी अरसे से थी, लेकिन आज तक उसे ये मालूम ही ना था कि अकबी सीट के नीचे भी खुफिया बॉक्स बनाया गया है। ये बॉस का काम है, मगर इससे पहले तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। ओवर। जोसेफ ने बड़े सादा से लहजे में कहा, ओह अच्छा, ठीक है, वाकई ये ज्यादा मुनासिब और महफूज तरीका है। ओवर एंड ऑल। जोआना ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने उसे दोबारा डैशबोर्ड में रखा और फिर कार से उतरकर उसने उसका अकबी दरवाजा खोला और अकबी सीट को उठाया, लेकिन सीट फिक्स थी। क्या मतलब? क्या जोसेफ ने गलत बयानी की है? ये तो फिक्स्ड है, जोआना ने हैरत भरे अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन उसे मालूम था कि जोसेफ गलत बयानी करने का आदी नहीं, इसीलिए उसने अकबी सीट की चेकिंग शुरू कर दी और फिर थोड़ी सी कोशिश के बाद वो अकबी तरफ सीट से अंदरूनी तरफ से एक उभरी हुई जगह को तलाश करने में कामयाब हुआ। उसने उस उभरी हुई जगह को दबाया तो सीट के नीचे मौजूद खाना कटाक की आवाज से खुला और जोआना ये देखकर हैरान रह गया कि उस खाने में इंतहाई जदीद तरीन आलात मौजूद थे। चंद लम्हों बाद जोआना उस खाने में से जीरो बटन गन और उसका रिमोट कंट्रोल स्टाइल का ऑपरेटर्स, जिस पर स्क्रीन भी मौजूद थी, बाहर निकाल चुका था। उसने उभरी हुई जगह को एक बार फिर दबाया तो खटाक की आवाज के साथ खाना बंद हो गया। हैरत है, ये कार मेरे इस्तेमाल में रहती है और इसके बारे में इल्म जोसेफ को है, जोआना ने सीधा होते हुए कहा और फिर वो दोबारा ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने गन और उसका ऑपरेटस साइड सीट पर रखा और कार मोड़कर दोबारा एक्रीमियन होटल की तरफ बढ़ा। उसे उस जीरो बटन के बारे में इल्म था। ये इंतहाई छोटा सा बटन है जो बिल्कुल शफाफ और नरम होता है। उसे छोटी सी पिस्टल नुमा गन से फायर किया जा सकता है और ये फर्श, फर्नीचर या किसी भी चीज से चिपक जाता है। चूंकि शफाफ होता है इसीलिए खास तौर पर चेक किए बगैर नजर भी नहीं आता। और जीरो बटन की खासियत है कि वो 100 मुरब्बा गज के दायरे में होने वाली तमाम गुफ्तगू को भी ऑपरेटर्स पर नशर कर देता है और 100 गज के दायरे में होने वाली हर हरकत को भी उसके ऑपरेटर्स की स्क्रीन पर देखा जा सकता है। और ये ऑपरेटर जीरो बटन से 1 किलोमीटर के फासले तक काम करता है। ये इंतहाई जदीद तरीन एक क्रीमियन इजाद थी और इमरान ने उसे खसूसी तौर पर हासिल करके राना हाउस में रखवाया था और उसकी खसूसियात के बारे में इमरान ने जोसेफ और जोआना को भी बता दिया था ताकि उसकी अदम मौजूदगी में अगर उन्हें उसे इस्तेमाल करना पड़े तो वो आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए जोआना को भी इसके बारे में सब कुछ मालूम था। अलबत्ता ये बात उसे मालूम न थी कि जीरो बटन गन और उसका ऑपरेटर उसकी कार में भी रख दिया गया है। होटल एक्रीमियन पहुंचकर उसने कार पार्किंग में रोकी और ये दोनों चीजें उठाकर उसने उन्हें जेब में डाला और कार लॉक करके उसने पार्किंग बॉय से कार्ड लिया और फिर वो मेन गेट की तरफ बढ़ा। उसका रुख अब सोबर्स के कमरे की तरफ था। कमरे का दरवाजा बंद था लेकिन की होल से अंदर रोशनी दिखाई दे रही थी, जिससे जोआना समझ गया कि सोबर्स भी वापस आ गया है, बल्कि कमरे में ही मौजूद है। उसने इधर उधर देखा और फिर गैलरी में किसी को ना पाकर उसने जेब से जीरो बटन गन निकालकर उसका दहाना की होल पर रखकर ट्रिगर दबाया। उसके हाथ को हल्का सा झटका लगा और जोआना ने हाथ वापस खींचकर गन को जेब में डाला और तेजी से आगे बढ़ गया। राहदारी के आखिर में मौजूद सीढ़ियों से नीचे उतरकर वो चक्कर काटकर दोबारा पार्किंग में आ गया। उसने पार्किंग बॉय को कार्ड और पार्किंग फीस दी और कार का लॉक खोलकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद उसकी कार होटल के कंपाउंड गेट से निकलकर तेजी से दारुल हुकूमत की तरफ जाने के बजाय मुखालिफ सिमत में आगे बढ़ती चली गई और फिर थोड़ी दूर आकर उसने कार एक साइड पर रोकी और जेब से जीरो बटन का ऑपरेटस निकालकर उसे ऑन कर दिया तो उस पर मौजूद स्क्रीन एक झमाके से रोशन हुई और स्क्रीन पर सोबर्स के कमरे का अंदरूनी मंजर नजर आने लगा। कमरे में सोबर्स कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में शराब की बोतल थी। वो आहिस्ता आहिस्ता शराब पीने में मसरूफ था। अलबत्ता उसकी नजरें बार बार सामने मौजूद फोन पर इस तरह पड़ रही थी जैसे उसे किसी की फोन कॉल का इंतजार रहा हो। फिर कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी और इसके साथ ही जोआना ने स्क्रीन पर देखा कि सोबर्स ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया है। यस, सोबर्स बोल रहा हूँ, रिचर्ड बोल रहा हूँ सन टॉप से। आपने फोन किया था लेकिन मैं एक जरूरी काम गया हुआ था और अभी वापस आया हूँ तो मुझे आपका रिकॉर्ड शुदा पैगाम मिला, इसीलिए फोन कॉल कर रहा हूँ। एक मर्दाना आवाज सुनाई दी।
वो आवाज निस्बतन हल्की थी लेकिन बहरहाल सुनाई दे रही थी। मैंने इसलिए फोन किया था मिस्टर रिचर्ड कि आपने क्या इक़दाम किए हैं। मैं जल्द अज जल्द इस काम को निपटा कर वापस जाना चाहता हूँ, सोबर्स ने कहा। इस सिलसिले में एक खसूसी आदमी को हायर कर लिया गया है जनाब। वो इंतहाई तेज आदमी है, लेकिन बहरहाल उसे उस साइंसदान को ट्रेस करने और फिर उसे अगवा करने में कुछ वक्त तो लग ही जाएगा। रिचर्ड की आवाज सुनाई दी। कितना वक्त लग जाएगा? सोबर्स ने पूछा। 2 हफ्ते भी लग सकता है और 1 माह भी लग सकता है, रिचर्ड ने जवाब देते हुए कहा। ओह, ये तो बहुत तवील अरसा है। फिर मैं वापस चला जाता हूँ। मैं तो इसलिए यहाँ आ गया था कि काम फौरी हो जाएगा और मैं उस साइंसदान को मतलूबा पार्टी के हवाले करके फारिग हो जाऊंगा, सोबर्स ने कहा। जनाब, असल काम सिर्फ उस साइंसदान को ट्रेस करने का है। यहाँ लेबोरेटरियों की इंतहाई सख्त हिफाजत की जाती है, लेकिन जिस आदमी को मैंने हायर किया है वो ऐसे कामों का माहिर है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो जल्द अज जल्द ये काम कर देगा। लेकिन बहरहाल अरसे का हतमी तयन नहीं किया जा सकता, रिचर्ड ने जवाब देते हुए कहा। कौन है वो आदमी? क्या तुम उसे मुझसे मिलवा सकते हो? सोबर्स ने कहा। जनाब, वो आदमी सामने नहीं आता, इसीलिए मजबूरी है आप यहाँ रहें, घूमे फिरे तफरीह करें। जैसे ही काम होगा मैं आपको इतला कर दूंगा, रिचर्ड ने जवाब देते हुए कहा। नहीं, ये इंतहाई पसमानदा सा मुल्क है, यहाँ खुलेआम शराब तक नहीं पी जा सकती, इसीलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तुम मुझे मेरे क्लब के फोन पर कॉल कर देना, मैं चार्टर तैयारे से आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ गैर मुअय्यना अरसे तक मैं नहीं रह सकता, सोबर्स ने जवाब दिया। ठीक है जनाब, जैसे आपकी मर्जी, रिचर्ड ने कहा। तो सोबर्स ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। तो जोएना ने ऑपरेटर्स को ऑफ किया और उसे जेब में डालकर उसने कार स्टार्ट करके उसे बैक किया और फिर एक बार फिर होटल की तरफ बढ़ा। उसे मालूम हो गया था कि सोबर्स किसी साइंसदान को अगवा करना चाहता है, इसीलिए उसने फौरी तौर पर सोबर्स को अगवा करके राना हाउस ले जाने और उसे पूरी मालूमात हासिल करने का प्रोग्राम बना लिया था। होटल पहुंचकर उसने कार पार्किंग में ले जाने के बजाय साइड गली में रोकी और फिर साइड सीट उठाकर उसने नीचे मौजूद बॉक्स में से बेहोश कर देने वाली गैस का पिस्टल उठाकर जेब में डाला और फिर सीट बंद करके वो कार से नीचे उतरा और तेज तेज कदम उठाता हुआ होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद एक बार फिर वो सोबर्स के कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुका था। उसने राहदारी में इधर उधर देखा और फिर जेब से गैस पिस्टल निकालकर उसने पिस्टल का दहाना की होल पर रखा और दोबारा ट्रिगर दबा दिया। कटाक कटाक की आवाजें सुनाई दी तो जवाना पीछे हटा और गैस पिस्टल जेब में डालकर वो फॉरवर्ड सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसने डोर का लॉक हटाया और एक बार फिर सीढ़ियां चढ़कर वो राहदारी में आ गया। उसने जेब से मास्टर की निकाली और उसकी मदद से उसने चंद लम्हों में सोबर्स के कमरे का लॉक खोल लिया। दरवाजे को धकेलकर वो अंदर दाखिल हुआ। अलबत्ता उसने सांस रोक लिया था क्योंकि उसे मालूम था कि कमरा बंद होने की वजह से गैस के असरात बावजूद उसके वक्त गुजरने के अभी तक मौजूद होंगे। उसने दरवाजा बंद कर दिया और साइड स्विच बोर्ड पर मौजूद बटन प्रेस करने शुरू किए। चंद लम्हों बाद एग्जॉस्ट फैन चलने की मखसूस आवाज सुनाई दी तो वो दरवाजे के करीब ही रुक गया। उसने सांस अभी तक रोका हुआ था। थोड़ी देर बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता सांस ली और जब गैस की बू उसे महसूस न हुई तो उसने जोर से सांस लिया और आगे बढ़ गया। सोबर्स कुर्सी समेत नीचे फर्श पर गिरा हुआ था। उसने एग्जॉस्ट फैन का बटन ऑफ कर दिया और फिर आगे बढ़कर उसने जीरो बटन को ट्रेस करना शुरू किया। चंद लम्हों बाद ही वो दरवाजे के की होल के सामने एक अलमारी पर उसे चिपका हुआ नजर आ गया। उसने उसे उतारा और जेब में से उसकी गन निकालकर उसने उसका अकबी हिस्सा खोला और जीरो बटन को जो बिल्कुल छोटा सा था उसी के लिए बनी हुई मखसूस खाने में डालकर गन बंद करके उसे वापस जेब में डाला। फिर उसने आगे बढ़कर बेहोश पड़े सोबर्स को उठाकर कंधे पर डाल लिया और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका। राहदारी बिल्कुल खाली थी। वो तेजी से बाहर आया और उसने दरवाजा लॉक किया। फिर वो तेजी से दौड़ता हुआ फायर डोर वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद वो सीढ़ियां उतरकर फायर डोर के पास पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और एक बार फिर बाहर झांका। उसकी कार तो मौजूद थी लेकिन कोई आदमी वहां मौजूद न था। उसने तेजी से आगे बढ़कर कार का अकबी दरवाजा खोला और बेहोश सोबर्स को अकबी सीट के सामने नीचे डालकर दरवाजा बंद करके वो तेजी से ड्राइविंग सीट पर बैठा और दूसरे लम्हे उसने कार एक झटके से आगे बढ़ा दी। होटल के कंपाउंड से निकलकर उसने कार की रफ्तार में मजीद इजाफा कर दिया। अब वो पूरी तरह मुतमईन था कि अब वो उस सोबर्स से राना हाउस में सब कुछ उगलवा लेगा और फिर ये मालूमात वो मास्टर इमरान को मुंतकिल कर देगा। इमरान अपने फ्लैट में मौजूद था। उसके हाथ में एक किताब थी और सामने चाय की प्याली जिसे वो रुक रुक कर गोंद गोंद पी रहा था।
सुलेमान। अचानक इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। उसका लहजा बेहद संजीदा था। जी साहिब, क्या तुम्हें अब चाय बनाने का कोर्स कराना पड़ेगा? ये नीम का अर्क या जोशांदा तो हो सकता है, बहरहाल ये चाय नहीं है। इसे उठाकर ले जाओ और चाय लेकर आओ। इमरान ने किताब से नजरें हटाए बगैर बड़े सख्त लहजे में कहा। जी साहिब। सुलेमान की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी और इमरान के चेहरे पर कदरे हैरत के तासुरात उभर आए, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं और किताब पढ़ने में मसरूफ हो गया। सुलेमान ने चाय की प्याली उठाई और तेजी से वापस मुड़ गया तो इमरान हल्के से मुस्कुरा दिया, लेकिन जब काफी देर गुजर गई और सुलेमान वापस न आया तो इमरान ने एक बार फिर उसे ऊंची आवाज में आवाज दी। जी साहिब। चंद लम्हों बाद सुलेमान की मुअद्दबाना आवाज दरवाजे पर सुनाई दी। चाय क्यों नहीं लेके आए अभी तक? मैं चाय लेने ही जा रहा था साहब कि आपने बुलवा लिया। क्या मतलब, कहाँ से लेने जा रहे थे? शोग्रान जाने का प्रोग्राम है साहब। सुलेमान ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। शोग्रान? क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? इमरान ने उछलते हुए कहा। सुना है कि चाय पीने का ज़ौक़ सिर्फ शोग्रानियों को है, इसीलिए वो चाय बनाने के फन में भी माहिर होंगे। सुलेमान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया और वापस मुड़ गया। अरे अरे सुनो तो, एक मिनट। इमरान ने बेताब से लहजे में कहा। सॉरी जनाब, मेरा वक्त बेहद कीमती है, मैं आपकी तरफ फारिग और बेकार आदमी नहीं हूँ। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और कमरे से बाहर चला गया तो इमरान ने बेअख्तियार सटपटा कर किताब रख दी। उसी लम्हे कॉल बेल की आवाज सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा। ये इस वक्त कौन आ गया है? इमरान ने बेअख्तियार एक तवील सांस लेते हुए कहा और उसी लम्हे सुलेमान के कदमों की आवाज राहदारी में भी उभरी। मैं दरवाजा खोलकर शोग्रान जा रहा हूँ, आप जाने और आपके मेहमान। सुलेमान ने दरवाजे के सामने एक लम्हे के लिए रुकते हुए कहा और आगे बढ़ गया। तुम्हें अब शोग्रान पहुंचाना ही पड़ेगा, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। बॉस हैं? दरवाजा खुलते ही टाइगर की आवाज सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा। हाँ, सुलेमान की आवाज सुनाई दी। क्या मतलब, क्या तुम कहीं जा रहे हो? टाइगर की हैरत भरी आवाज सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा। हाँ, फिलहाल मैं बड़ी बेगम साहबा के पास कोठी जा रहा हूँ, फिर वहाँ से शोग्रान जाऊंगा। सुलेमान की इंतहाई संजीदा आवाज सुनाई दी। शोग्रान? क्यों? टाइगर की इंतहाई हैरत भरी आवाज सुनाई दी। चाय बनाने का फन सीखने। कमाल है, तुम जैसी चाय बनाते हो उसका तस्वर भी शोग्रानी नहीं कर सकते। तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पीकर तो महसूस होता है कि चाय किसे कहते हैं। टाइगर की आवाज सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। लेकिन साहब कह रहे हैं कि मैं चाय के बजाय नीम का अर्क और जोशांदा बनाता हूँ। सुलेमान की रो देने वाली आवाज साफ सुनाई दी। अरे बॉस, इसलिए ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे फन को नजर ना लग जाए, टाइगर ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद टाइगर सिटिंग रूम में दाखिल हुआ और उसने सलाम किया। बैठो। तुमने सुलेमान से यूं क्यों कहा कि वो चाय अच्छी बनाता है? इमरान ने जानबूझकर गुस्सीली आवाज में कहा। ताकि कम से कम मुझे तो चाय मिल जाए, टाइगर ने आहिस्ता से कहा ताकि सुलेमान ना सुन ले। और इमरान बेअख्तियार किलकिलाकर हंस पड़ा। आज तुम इस वक्त बगैर इत्तला के कैसे टपक पड़े? क्या तमाम चाय के होटल बंद हो चुके हैं? इमरान ने पूछा। बॉस, मेरे पास एक इंतहाई अहम इत्तला है और मैं ये फोन पर नहीं बताना चाहता था। क्या इत्तला है? इमरान ने चौंक कर पूछा तो टाइगर ने रिचर्ड से मिलने और उससे होने वाली तमाम बातचीत दोहरा दी जिसमें मेगानम दात का जिक्र था। मेगानम? ये कौन सी दात है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरे लिए भी ये नया नाम है। बहरहाल रिचर्ड ने यही नाम लिया है और उसके बकौल ये दात बैनुल बरआज़मी मिसाइल ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, टाइगर ने कहा तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। दावर बोल रहा हूँ। राबिता कायम होते ही दूसरी तरफ से सरदावर की आवाज सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ जनाब। मेरे शागिर्द टाइगर ने मुझे एक अहम इत्तला दी है कि काफिरिस्तानी पाकिस्तान के किसी साइंसदान डॉक्टर मजीद को अगवा करना चाहते हैं। क्या आप उनके बारे में जानते हैं? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। हाँ, डॉक्टर मजीद मिसाइल साजी में खासे मारूफ साइंसदान है, लेकिन काफिरिस्तान उन्हें क्यों अगवा करना चाहता है? उनके तो अपने पास मिसाइल साजी में बड़े बड़े नामवर साइंसदान मौजूद हैं। डॉक्टर मजीद तो उनके मुकाबले में जूनियर हैं। सरदावर ने जवाब दिया। क्या आप मेगानम दात के बारे में जानते हैं? इमरान ने पूछा। मेगानम? ये कौन सी दात है? मैं तो ये नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। तुमने क्या इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है? सरदावर ने कदरे गसीले लहजे में कहा। उस मेगानम दात के सिलसिले में ही डॉक्टर मजीद को काफिरिस्तान वाले अगवा कराने के दर पे हैं। मेरे लिए भी ये नया नाम था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। बताया जा रहा है कि मेगानम दात बैनुल बरआज़मी मिसाइलों के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है। इमरान ने जवाब दिया। ओह, तो ये बात है, सरदार ने चौंक कर कहा।
क्या बात है जनाब? इमरान ने कहा। डॉक्टर मजीद एक क्रीमिया में बैनुल बरआज़मी मिसाइल साज लेबोरेटरी में तवील अरसे तक काम करते रहे हैं। फिर वो पाकिशिया मुस्तकिल तौर पर शिफ्ट हो गए। चूँकि पाकिशिया ऐसे मिसाइल नहीं बनाता, इसीलिए वो यहाँ आम मिसाइल साजी से मुंसलिक हो गए हैं। सरदावर ने कहा। डॉक्टर मजीद साहब का फोन नंबर क्या है? मैं उनसे खुद बात करना चाहता हूँ। इमरान ने कहा। मैं मालूम करके तुम्हें बताता हूँ। तुम कहाँ से फोन कर रहे हो? सरदावर ने कहा। अपने फ्लैट पर मौजूद हूँ। ओके, मैं अभी कॉल करता हूँ तुम्हें। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राबिता खत्म हो गया। तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रखा। उसी लम्हे सुलेमान ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इमरान के चेहरे पर गहरी संजीदगी मौजूद थी, इसीलिए सुलेमान ने खामोशी से चाय के बर्तन और स्नैक्स की प्लेट्स मेज पर रख दी और खाली ट्रॉली को एक तरफ खड़ी करके वो वापस चला गया। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी। इमरान बोल रहा हूँ, दावर बोल रहा हूँ। डॉक्टर मजीद से बात हो गई है। उन्होंने मेगानम के बारे में बताया है कि ये जदीद तरीन धात दुनिया भर में इंतहाई नायाब है। खसूसी साख्त के शहाब साकिबों में से इस दात के सिर्फ चंद औंस दस्तयाब होते हैं। इस दात में इस कदर तवानाई है कि इसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए सुपर पावर्स को इसकी तलाश है कि अगर ये कदरे बड़ी मिकदार में मिल जाए तो इससे बैनुल बरआज़मी मिसाइलों का ईंधन बनाया जा सकता है। ये ईंधन मिसाइलों को उस स्पीड से चला सकता है कि पलक झपकाने में ये मिसाइल एक बरे आजम से दूसरे बरे आजम तक पहुंच सकते हैं। इस तरह ये मिसाइल हर किस्म के मिसाइल शिकन निजाम से भी बच सकते हैं। वैसे उन्होंने बताया है कि ये दात चूंकि गैर अर्दी है, इसीलिए बावजूद कोशिश के मादनियात ट्रेस करने वाले सैटेलाइट से भी इसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इस दात के बारे में सिवाय खास लोगों के आमतौर पर किसी को मालूमात नहीं है। डॉक्टर मजीद चूंकि इस दात वाले शोबे में काम करते रहे हैं, इसीलिए उन्हें इस बारे में इल्म था और वो इस पर काम भी कर चुके हैं। सरदावर ने तफसील बताते हुए कहा। डॉक्टर मजीद साहब को काफिरिस्तान अगवा कराना चाहता है तो इसका मतलब है कि वाकई उसके पास मेगानम दात मौजूद है और वो इस दात से बैनुल बरआज़मी मिसाइल तैयार करके सुपर पावर्स की सब में शामिल हो जाएगा। इमरान ने कहा। हाँ, जाहिर है, लेकिन अगर ये दात काफिरिस्तान से दस्तयाब हुई है तो ये असूलन उनकी मिल्कियत है। सरदावर ने कहा। ठीक है, आप डॉक्टर मजीद की हिफाजत का खुसूसी बंदोबस्त कर दें, फिर जो होगा बहरहाल चेक हो जाएगा। इमरान ने कहा। तो तुम अब डॉक्टर मजीद से बात नहीं करोगे? सरदावर ने पूछा। नहीं, जो कुछ मैंने उनसे मालूम करना था वो आपने मालूमात दे दी है। अब सिर्फ उनकी हिफाजत बाकी रह गई है। जाहिर है वो आप ज्यादा अच्छे अंदाज में करा सकते हैं। इमरान ने कहा। ओके। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राबिता खत्म हो गया तो इमरान ने भी रिसीवर रख दिया। बॉस, ये कैसे मालूम होगा कि ये दात काफिरिस्तान वालों ने कहां से हासिल की है? टाइगर ने कहा। चीफ को रिपोर्ट दे दूंगा, वो खुद ही सारी मालूमात हासिल कर लेगा। इमरान ने कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो इमरान ने रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने इस बार अपने मखसूस लहजे में कहा। जोवाना बोल रहा हूँ मास्टर। दूसरी तरफ से जोवाना की आवाज सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा, क्योंकि जोवाना आमतौर पर उसे फोन नहीं करता था। चलो शुक्र है तुम्हें भी बोलना आ गया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर, बोलना तो मुझे आपने सिखाया है, वरना मैं तो जुबान के बजाय हाथ चलाने का आदी था। जोवाना ने जवाब देते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। ठीक है, अब मुझे ही भुगतना पड़ेगा, बोलो, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मास्टर, यहाँ एक क्लब है सन टॉप, उसका मालिक और जनरल मैनेजर रिचर्ड नामी आदमी है। वो यहाँ के एक साइंसदान डॉक्टर मजीद को अगवा करके एक क्रीमिया भिजवाना चाहता है और ये काम उसे एक क्रीमिया के एक सिंडिकेट ने दिया है और उस सिंडिकेट का आदमी जिसका नाम सोबर्स है यहाँ आया हुआ है ताकि डॉक्टर मजीद को साथ ले जाए। और मास्टर, उस रिचर्ड ने ये काम टाइगर के जिम्मे लगाया है और उसे भारी मुआवजा भी अदा किया है। जोवाना ने कहा तो इमरान के साथ साथ टाइगर भी बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि लाउडर का बटन प्रेस्ड होने की वजह से वो भी जोवाना की तमाम बातें सुन रहा था। तुम्हें कैसे मालूम हुआ ये सब कुछ? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा तो जोवाना ने होटल एक्रीमियन में सोबर से मुलाकात से लेकर उसे अगवा करके राना हाउस ले आने और फिर उससे पूछगछ के बाद जोसेफ के साथ सन टॉप क्लब से रिचर्ड को अगवा और फिर राना हाउस में उससे पूछगछ करने की पूरी तफसील सुना दी। वेरी गुड, इसका मतलब है कि स्नेक किलर्स भरपूर अंदाज में हरकत में आ गई है। लेकिन उन दोनों का क्या हुआ? मेरा मतलब है सोबर्स और रिचर्ड का, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों भी जिंदा हैं। मैंने उन्हें हलाक करने का फैसला कर लिया था, लेकिन जोसेफ अड़ गया। उसका ख्याल है कि शायद आप इनसे मजीद पूछगछ करें। जोवेना ने जवाब दिया। जोसेफ के सर पर वाकई विच डॉक्टरों का हाथ रहता है, इसीलिए वो समझदारी से काम लेता है।
टाइगर मेरे पास मौजूद है, वो पहले ही मुझे डॉक्टर मजीद के बारे में बता चुका है। मैं टाइगर को भेज रहा हूँ ताकि वो उस सोबर से उस सिंडिकेट के बारे में मजीद तफसीलात हासिल कर सके, क्योंकि रिचर्ड को तो सिर्फ अहकामात मिले हैं जबकि सोबर असल आदमी है। इमरान ने कहा, यस मास्टर। जवाना ने जवाब दिया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। तुम राना हाउस जाकर उस सोबर से तमाम मालूमात हासिल करो और फिर उन दोनों का खात्मा कर देना। इमरान ने टाइगर से कहा तो वो सर हिलाता हुआ उठा और सलाम करके कमरे से बाहर निकल गया। जब इमरान के कानों में बैरूनी दरवाजा बंद होने की आवाज पड़ी तो इमरान ने फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। नाटरॉन बोल रहा हूँ। राबिता कायम होते ही दूसरी तरफ से नाटरॉन की आवाज सुनाई दी। हकीर फकीर पुरतकसीर बंदा नादान अली इमरान MSc DSc ऑक्सन अस्प्लेट सुपर फयाज बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा, अस्प्लेट सुपर फयाज का क्या मतलब हुआ इमरान साहब? दूसरी तरफ से नाटरॉन ने हंसते हुए कहा, सुपर फयाज का सरकारी फ्लैट है जिस पर मैंने बाय फोर्स कब्जा कर रखा है, लेकिन बज़ाहिर ये कब्जा दोस्ताना है। इमरान ने जवाब दिया तो नाटरॉन बेख्तियार हंस पड़ा। इमरान साहब, मेरे लिए कोई हुक्म है? नाटरॉन ने पूछा। हुक्म तो तुम्हें चीफ दे सकता है, मैं तो इतने बड़े एजेंट साहब के सामने दस्त बस्ता अर्ज ही कर सकता हूँ। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, इमरान साहब, अब बेशक जूता मार लिया करें लेकिन ऐसी बातें ना किया करें, मैं तो आपके सामने कोई हैसियत ही नहीं रखता। इस बार नाटरॉन ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं सिर्फ हुक्म के बजाय नादर शाही हुक्म सादिर कर देता। बहरहाल एक छोटा सा काम है, अगर तुम कर दो तो मुझे चीफ की तरफ से एक छोटा सा चेक मिलने का स्कोप बन जाएगा। आप हुक्म तो करें इमरान साहब। एक इंतहाई नायाब दात है जिसे मेगानम कहा जाता है, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने सरदावर से मिलने वाली उस बारे में तफसील भी बता दी। ये दात काफिरिस्तान के पास खासी मिकदार में है और वो बैनुल बरआज़मी मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस दात की मामूली सी मिकदार भी इंतहाई कीमती है, जबकि जो इत्तला मिली है इसके मुताबिक उनके पास खासी बड़ी मिकदार में मौजूद है। तुमने ये मालूम करना है कि ये दात कहाँ से दस्तयाब हुई है। इमरान ने कहा, कहाँ से मतलब इमरान साहब? नाटरॉन ने हैरत भरे लहजे में पूछा। अगर तो ये दात काफिरिस्तान से दस्तयाब हुई है तो उनकी मिल्कियत है और वो जो चाहे इसे करते रहें, लेकिन अगर ये दात उन्होंने कहीं से चोरी की है तो फिर ये दात हम भी हासिल कर सकते हैं। इमरान ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि चाहे ये काफिरिस्तान से ही क्यों ना दस्तयाब हुई हो, इसे बहरहाल पाकिस्तान पहुंचाया जाए। नाटरॉन ने कहा, नहीं, ये असूलों के खिलाफ है। ऐसी सूरत में कोई और हल सोचा जाएगा, लेकिन बेउसूली अच्छी नहीं होती। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है इमरान साहब, मैं काम शुरू कर देता हूँ। काम इस रफ्तार से करना कि मिसाइल बनाने से पहले काम मुकम्मल हो जाए। इमरान ने कहा तो नाटरॉन बेख्तियार हंस पड़ा। आप बेफिक्र रहें जनाब, आपको जल्द इत्तला मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं मौजूद ना हूँ तो चीफ को रिपोर्ट दे देना। इमरान ने कहा, क्या ये चीफ का हुक्म है इमरान साहब? चीफ का होता तो वो खुद तुम्हें कॉल करता, मैं क्यों इतनी लंबी कॉल का खर्च बर्दाश्त करता। लेकिन चीफ का ताल्लुक शायद कौमे जन्नात में से है कि जितना चाहे उससे कोई बात खुफिया रखो, उसे कहीं ना कहीं से इत्तला मिल ही जाती है। इसीलिए मैं तुम्हारे बाद चीफ को बाकायदा रिपोर्ट दूंगा कि मैंने तुम्हें कॉल करके ये काम बताया है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है इमरान साहब, जितनी जल्दी मुमकिन हो सका मैं ये काम कर लूंगा। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रखने के बजाय क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। X2। राबिता होती ही दूसरी तरफ से मखसूस आवाज सुनाई दी। X2 का मतलब है कि 2 बार साबिका, क्योंकि X साबिका को कहते हैं, जैसे X चपड़ासी और X2 का मतलब हुआ कि तुम डबल X हो। इमरान की जुबान रवा हो गई। इमरान साहब, वो असल बात बता दें जिसके लिए आपने फोन किया है, क्योंकि आपसे बातों में तो जीता ही नहीं जा सकता। ब्लैक जीरो ने इस बार असल लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा और फिर उसने टाइगर के फ्लैट पर आमद से लेकर नाटरॉन को फोन करने तक पूरी तफसील बता दी। नाटरॉन का ख्याल दुरुस्त है इमरान साहब, हमें ये दाद जरूर हासिल करनी चाहिए। ये काफिरिस्तान वाले भी तो ऐसे काम करते रहते हैं। ब्लैक जीरो ने कहा, अरे अरे, ये बात सर सुल्तान को ना कह देना, उनकी असूल पसंदी पर ऐसी जरब लगेगी कि वो पूरे सेटअप से ही दस्तबरदार हो जाएंगे। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो हंस पड़ा। इसके साथ ही इमरान ने रिसीवर रख दिया। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ वाइट बर्ड्स के अगले हिस्से में इंशाल्लाह। उस वक्त तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया।